हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के मई माह में घटित सप्ताह 4 के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर को भी सम्मिलित किया है। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उम्मीद है आपने उनको नोट किया होगा। हाल ही में ASI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अभी महानिदेशक कौन बने हैं? वी विद्यावती जी। ASI की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1861 के अंदर। इसके साथ ही यह किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं सांस्कृतिक मंत्रालय के वो कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। तो आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून को 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है? तो हाल ही में ये किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था? ये किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका नाम आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी। महाराणा प्रताप की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 25 मई को। 25 मई को। इसके अलावा सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग, NITI। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। साथ ही जो वाइस चेयरपर्सन है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, वो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार। वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। साथ ही जो CEO हैं नीति आयोग के, उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, वो कौन है? अमिताभ कांत। श्री अमिताभ कांत। फीफा महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये 2020 में भारत में होना था, पर अब ये कैंसिल करके इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये कहाँ पर होगा? भारत के अंदर ही होगा, 2021 के अंदर। फीफा के जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। साथ ही जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? गियानी इन्फैंटिनो। इसका जो हेडक्वार्टर है फीफा का वो कहाँ आता है? ज्यूरिख के अंदर। हमने इसे पहले भी डिस्कस किया है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। 2018 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। हाल ही में किस कैवलरी के दिल्ली स्थानांतरण को लेकर राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने पत्र लिखा? तो हाल ही में किस कैवलरी की यहाँ बात की जा रही है? ये बात की जा रही है 61वीं कैवलरी के। इस कैवलरी के बारे में हम जान लेते हैं। 61 कैवलरी ये एक घुड़सवार रेजिमेंट है भारतीय सेना की। इसका जो गठन है वो कब किया गया था? इसका गठन किया गया था आज़ादी के तुरंत बाद, यानी 1947 में। इसको 3 रेजिमेंट्स को मिलाकर इसे बनाया गया था 61 को, जो कि आप लास्ट नोट के अंदर लास्ट पॉइंट पे देखिए। ग्वालियर लॉर्ड्सन्स, जोधपुर कछावा हॉर्स और मैसूर लॉन्सर्स, इनको मिलाकर 61 कैवलरी बनानी गई थी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसे स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है। तो हाल ही में 2016 के अंतर्गत एक कमेटी बिठाई गई थी, जो कि कौन सी कमेटी थी? DB शेकेटकर DB शेकेटकर कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी के अनुसार इस रेजिमेंट की जो वर्किंग नेचर है, यानी कि इसको जनरली सेरेमोनियल पर्पस के से ही यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब प्रेसिडेंट से कोई मिलने आता है विदेश से, राष्ट्रपति या फिर कोई प्रधानमंत्री बाहर का, तो वहाँ पर उनके सम्मान में आपने घुड़सवार रेजिमेंट को वहाँ पर खड़े हुए देखा होगा। इसके अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी को भी इस रेजिमेंट को सेरेमोनियल पर्पस के यूज़ में इसको यूज़ किया जाता था। बट इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से इसको चेंज किया जाएगा और इसे अब सेरेमोनियल पर्पस को ना देखते हुए इसे ऑपरेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसी
रिपोर्ट के बिहाफ पर अभी वर्तमान में हमारे जो आर्मी चीफ जनरल हैं MM नरवणे जी, वो 3 इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन को साथ लाने की जो बात है उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 61 कैवलरी जो है वो घुड़सवार रेजिमेंट से संबंधित है और इसे मैकेनाइज करने के ऊपर वर्क चल रहा है। किस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से? DB शेख कटकर के कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने किसे नीट, जेईई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐप को डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। तो हाल ही में किसे निर्देश दिए गए? तो ये दिए गए हैं NTA को। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, वो कौन है? प्रोफेसर MS अनंत। इसके अलावा यहाँ पर ये NTA जो करेगा क्या, ये पारदर्शी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्रणालियों एवं पेशेवर शैक्षणिक विषयों पर शोध के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही परीक्षा पत्र स्थापित करने तथा विशेषज्ञों और संस्थानों की पहचान करने में ये एजेंसी इस एजेंसी को यूज़ किया जाता है। ये जनरली कौन कौन से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं और उन पर फोकस करते हैं? तो JEE मेंस हो गया, नीट हो गया, UG, CMAT हो गया, GPAT हो गया, फेलोशिप प्रोग्राम और UGC नेट। तो ये सारे किसके द्वारा करवाए जाते हैं? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। हाल ही में जो ऐप डेवलप करने के निर्देश दिए गए थे वो ऐप जो है वो डेवलप हो चुकी है और उस ऐप का नाम क्या है वो ध्यान रखिएगा आप। नेशनल टेस्ट अभ्यास। नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास, ये इस ऐप का नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो हाल ही में किसके द्वारा संभाला गया है? ये संभाला गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। अध्यक्ष पद पर इन्होंने संभाला है। इसके लिए WHO के जो 195 देश हैं, जो मेंबर कंट्री हैं, उनमें से 194 देशों ने इसके लिए सहमति दी थी। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन में बोत्सवाना और कोलंबिया भी यहाँ पर कार्यकारी बोर्ड के अंदर सम्मिलित हुए हैं। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। बोत्सवाना यानी भारत के साथ में बोत्सवाना और कोलंबिया, ये देश भी कार्यकारी बोर्ड में सम्मिलित हुए हैं। WHO की बात कर लेते हैं। WHO की जो स्थापना है वो कब की गई थी? WHO की स्थापना 1948 के अंदर, और वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा के अंदर। हाल ही में जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इससे पैंडेमिक घोषित किसने किया था? WHO के द्वारा। साथ ही जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी वर्तमान में, उनका नाम क्या है? टेड्रोस अधोनम गैब्रियस। यहाँ ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, इनका नाम पूरा नाम नहीं है, गैब्रियस और भी है, पर आप टेड्रोस अधोनम तक याद रख सकते हैं। साथ ही एक नाम और ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, चीफ साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है? सौम्या स्वामीनाथन। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसके अंतर्गत होगा क्या? इसमें खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि जो है 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा जो गन्ना किसान हैं, जो कि गन्ना की फसल बोते हैं, उसकी खेती करते हैं, उनके लिए 13,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको भी सहायता राशि प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर ये जो न्याय योजना है NYAY 2019 में इलेक्शन के दौरान ये कांग्रेस का जो प्रपत्र था उसमें इस स्कीम को लागू करने की बात की गई थी। इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूनतम आय योजना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम आप जानते ही हैं, वो कौन है? भूपेश बघेल जी। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? अनुसुका उइके जी।
हाल ही में सुपर साइक्लोन अम्फान ने भारत के किन राज्यों में काफ़ी क्षति पहुंचाई है? तो हाल ही में सुपर साइक्लोन अम्फान ये किस राज्यों के अंदर आया था? तटीय राज्यों पर। तो ये है बंगाल एवं उड़ीसा। इसके तहत जो भी वहाँ पर नुकसान हुआ है, जो भी वहाँ क्षति पहुँची है, तो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ तथा 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है त्वरित रूप से। पश्चिम बंगाल को तो की गई है 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए। साथ ही केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपये की देने की घोषणा भी की है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम इस वर्ड अम्फान की, कि ये अम्फान वर्ड दिया किसने है। तो अम्फान इस बार ये नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। इस साइक्लोन के लिए जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? थाईलैंड देश के द्वारा। अब ये थाईलैंड के द्वारा ही क्यों दिया गया? तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि 8 कंट्रियों का एक समूह है जो कि इन नामों को देता है और एक लिस्ट बनाता है, और उस लिस्ट को रोटेट और मेंटेन कौन करता है? वो करती है एक संस्था जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने देश हैं? 8 देश थे पहले, और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी नाम उनको सूटेबल लगता था वो इनको प्रोवाइड किए। अब रोटेशन के हिसाब से जब कभी भी ऐसी घटना इन फ्यूचर कभी घटित होने की संभावना रहती है तो वो नाम पहले से ही उनके ऊपर दे दिया जाता है। वर्तमान में 2018 में 5 देशों को और इंक्लूड किया गया है, जो पहले 8 देश थे। तो अब मिला के टोटल कितने देश हो जाएंगे? 13 देश। तो उन देशों के नाम आप ध्यान रखिएगा: इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, यमन, यूएई, सऊदी अरब, ईरान एंड कतर। ये 13 देश हैं। ये जो भी नाम प्रोवाइड कराएंगे उसकी एक लिस्ट बनेगी और उसको मेंटेन कौन करेगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस लिस्ट में जो भी नाम होंगे उस हिसाब से इन साइक्लोन्स को नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाल ही में ये लिस्ट है। स्टार्टिंग में ये कंट्रीज़ थी पहले, जो कि 8 कंट्रीज़ थी: बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद में 5 कंट्री को और इंक्लूड कर दिया गया। तो अब कितने हो गए टोटल? 13 देशों ने 13 नाम सुझाए हैं। तो टोटल कितने नाम हो गए? 169। वो आपको इस लिस्ट में दिखेंगे। थाईलैंड के द्वारा इस लिस्ट का जो आखिरी नाम था वो क्या था? अम्फान। और इसका मतलब क्या होता है? स्काई, जो कि हमने डिस्कस किया। अब कभी इन फ्यूचर अगर कोई साइक्लोन या चक्रवाती तूफान आता है तो उसका नाम कौन देगा? फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश, और इस लिस्ट में नाम क्या आ रहा है? निसर्ग। तो यानी कि अगर कोई साइक्लोन अब आएगा तो उसका नाम क्या होगा? निसर्ग। उसके बाद में इंडिया का टर्न आएगा, और वो नाम जो पहले से डिसाइडेड है उसका नाम क्या है? गति। फिर ईरान के द्वारा निवर, फिर मालदीव के द्वारा भ्रुवई। ये ऐसे नाम यूज़ किए जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर वाली लिस्ट के अंदर यहाँ पर साइक्लोन फैनी पहले आया था, वायु तूफान भी आया था, इसके साथ ही बुलबुल, तितली, ये सारे तूफान पहले आ चुके हैं। यानी कि इस लिस्ट में से ही नाम को दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लिस्ट मेंटेन की जाती है और रोटेट की जाती है। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि एक नाम दिया जा सके और इससे संबंधित सूचनाओं को संबंधित देशों को आगाह किया जा सके, ताकि वो इस चक्रवात के आने से पहले अपनी तैयारियां पूरी रख सकें। वरना अगर कोई अलग अलग नाम देगा तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। किस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए पेंशन 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री वयोवृंदन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों की पेंशन जो है वो 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इससे 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का फैसला लिया गया है। 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों ही इसमें निवेश कर सकते हैं, और इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है? इसमें कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक पेंशन मिलती है। इसके लिए 15 लाख, यानी अगर 10,000 रुपये पेंशन आपको चाहिए तो 15 लाख आपको सबमिट कराना और उसका निवेश करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख आपको 1,000 रुपये, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, अगर 1,000 पेंशन आपको यहाँ पानी है तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपये तक जमा करवाने होंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सम्मिलित कीजिए। राजस्थान के संदर्भ में आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। तो श्रम सचिव जो हैं वर्तमान में राजस्थान के, उनका नाम क्या है? नीरज के पवन।
प्रमुख शासन सचिव जो हैं वो कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। प्रमुख सचिव कौन है अभी? कुलदीप राका जी। आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद मायाराम जी। और उप महानिरीक्षक पुलिस वो कौन है? संजय कुमार क्षेत्रीय। इनका नाम ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर में काफ़ी बार इनका नाम आता है और अभी कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इनका नाम काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस बन सकता है सम्मिलित करने के अंदर, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने वर्क प्लेस पर डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट को लागू किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा लागू किया गया है? ये एस्टोनिया के द्वारा। एस्टोनिया ने वर्क प्लेस पर डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट लागू किया है। ये पासपोर्ट ग्लोबल टेक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही इस पासपोर्ट कोड में एक QR कोड होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसकी मदद से उसकी स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट जो होगी वो उसको यूज़ कर सकता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। एस्टोनिया के अलावा स्लोवेनिया, यहाँ पर एक देश का नाम लास्ट ऑप्शन में दे रखा है। स्लोवेनिया पहला देश है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि वो पैंडेमिक कोविड-19 से फ्री हो गए हैं, यानी कि वहाँ महामारी के कोई भी केसेस नहीं है। ये उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, हालांकि केस हैं लेकिन उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने सभी विश्वविद्यालयों को किस पोर्टल से ऑनलाइन एजुकेशन लागू करने तथा 20% क्रेडिट सिस्टम लागू करने की बात कही है? तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? किसके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन लागू करने की बात की? ये की गई है स्वयं पोर्टल के जरिए। साथ ही 20% क्रेडिट सिस्टम, अब ये 20% क्रेडिट सिस्टम जो होगा वो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू लागू किया जाएगा, यानी कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, अगर 100% का पाठ्यक्रम हमारे सामने है तो उसमें 20% जो होगा वो ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम के थ्रू दिए जाएंगे। और उसके लिए यहाँ पर मूक कोर्सेज़ को एक्सेस करने की बात की गई है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को शामिल करने तथा 20% क्रेडिट विद्यार्थियों को देने की यहाँ बात कही गई है। इस और मूक कोर्सेज़ के अंदर AICTE, UGC, IGNOU, IIM, NCERT समेत देश के कई नामी शिक्षण संस्थाएं इसकी कोऑर्डिनेटर है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि AICTE ने स्वयं पोर्टल के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन लागू करने तथा 20% क्रेडिट सिस्टम लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही AICTE के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे। किस विश्वविद्यालय द्वारा 2021 तक कोई भी कक्षाएं फेस टू फेस नहीं लगेगी, इसकी घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के द्वारा किस देश के विश्वविद्यालय ने घोषणा की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। इन्होंने कहा है कि 2021 सितंबर 2021 तक कोई भी क्लास फेस टू फेस नहीं होगी, सभी क्लासेज होगी वो ऑनलाइन की जाएगी, और यह विश्व में ऐसा करने वाला पहला यूनिवर्सिटी बन गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। उद्योगों श्रमिकों के बीच डिमांड सप्लाई चेन का पहला पोर्टल किस राज्य द्वारा इस माह में शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस के द्वारा शुरू किया गया है डिमांड सप्लाई चेन का पहला पोर्टल? ये किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाएगा। इसके तहत स्किल डेवलपमेंट में से के नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाएंगे और प्रदेश में आने जाने वाले श्रमिकों की मैपिंग की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए जहाँ कहीं पे भी लेबर्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चूज़ किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों की मैपिंग की जाएगी, अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं या फिर दूसरे राज्य से राजस्थान राज्य के अंदर आ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। जो श्रम मंत्री हैं हमारे, उनका नाम क्या है राजस्थान के? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्री ने कितने करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में स्थानांतरित की है? तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्री हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, उन्होंने घोषणा की थी कि 42.78 करोड़ रुपए उनके खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इसके अंतर्गत 1,02,624 बालिकाओं को ये राशि मिलेगी, वो इनसे लाभान्वित होगी। अब यहाँ बात होती है गार्गी एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब गार्गी के साथ में यहाँ पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की बात हो रही है।
यह किसके अंडर में आती है? तो ये स्कीम जो है, ये योजना जो है वो किसके अंडर में आती है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च तो 1995 को। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है वो सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। गार्गी पुरस्कार हर वर्ष बसंत पंचमी को दिए जाते हैं, ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। कब दिए जाते हैं? बसंत पंचमी को। 2008-9 में इसकी को शुरू किया गया था। जिनके भी 75% से अबव बालिकाओं के मार्क्स आते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार के अलावा गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, आपकी बेटी योजना, शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता योजना, मुखबधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटी जो योजना है उसके अंतर्गत विदेश में स्नातक संबंधित जो योजना है उसका जो क्रियान्वयन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। किस पद्धति से कोविड-19 के सरकार के क्लिनिकल ट्रायल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में रजिस्ट्रेशन किया गया? तो हाल ही में किस पद्धति के द्वारा? हमारे पास में कौन कौन सी पद्धतियाँ ऑप्शन में दे रखी है? आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी। तो हाल ही में आयुर्वेद पद्धति को पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन में रजिस्ट्रेशन किया गया है इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा और वो कहाँ किया जाएगा? 120 संक्रमितों पर इंग्लैंड के अंदर ये ट्रायल किया जाएगा। ब्रिटेन में 4 स्थान पर, लंदन के अंदर 3 के अंदर और लेस्टर में 1 जगह इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके जो निदेशक हैं इसके अध्ययन के लिए वो कौन है? डॉक्टर नेहा शर्मा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नेहा शर्मा। ये कौन है? निदेशक हैं इसके अध्ययन के लिए। जब भी आयुर्वेद पद्धति, होम्योपैथी पद्धति, यूनानी पद्धति की बात करते हैं तो हम आयुष मंत्रालय की ज़रूर बात करेंगे। आयुष मिनिस्ट्री की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 9 नवंबर 2014 को। 9 नवंबर 2014 को। इसके अलावा यहाँ पर इसे पहले किस नाम से जाना जाता था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी किसको? आयुष मंत्रालय को, जो कि कब बनाया गया था? 1995 के अंदर। इसे बाद में चेंज करके क्या नाम रख दिया गया इसका? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये इसका नाम रख दिया गया 2003 में। और अभी क्या नाम है इसका? आयुष मिनिस्ट्री। इसके जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? श्रीपद यशो नायक। क्या नाम है उनका? श्रीपद यशो नायक। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान रेरा की तरफ से प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने वर्ष की अवधि व अन्य छूट दी गई है? तो हाल ही में रेरा, राजस्थान रेरा, जिसका कि हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, रेरा जो है, इस अधिनियम के तहत रेरा की हम बात करते हैं, रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए कितने वर्ष की छूट दी गई है? 1 वर्ष की छूट दी गई है। वर्तमान में यहाँ पर जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, वो कौन है? निहाल चंद गोयल। निहाल चंद गोयल, राजस्थान रेरा के। हाल ही में काला पानी, लिपुलेख व लिपियांधुरा क्षेत्र चर्चा में है। ये किन देशों से संबंधित है? तो हाल ही में किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है भारत और नेपाल से। भारत और नेपाल की जो सीमा है वहाँ पर काला पानी, लिपुलेख व लिपियांधुरा क्षेत्र जो है वो सम्मिलित होता है। मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 8 मई को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख मार्ग का उद्घाटन किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 1816 में नेपाल और तात्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि हुई थी। उसके मुताबिक काला पानी जो है वो भारत का हिस्सा है। बाद में इसके आर्टिकल 5 में कहा गया था कि नेपाल की जो काली है, अब महाकाली नदी के नाम से जानते हैं, पश्चिम में पड़ने वाले इलाके में अपना दावा नहीं करेगा। 1860 के दशक में पहली बार इस इलाके में ज़मीन का सर्वे हुआ था। 1929 में काला पानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। पर वर्तमान में अभी यहाँ पर थोड़ा विरोध चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में। इसे हल किया जा रहा है कूटनीतिक स्तर पर। इसके साथ ही चाइना और भारत के बीच में भी सीमा विवाद एक जगह बढ़ रहा है और वहाँ
जो क्षेत्र है वो आप ध्यान रख सकते हैं कौन सा है, गालवन नदी का क्षेत्र, जो कि चीन एवं भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा और ये जो क्षेत्र हैं ये भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की ओर से आयोजित 7वीं इंटरनेशनल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में चैंपियन कौन बने हैं? तो हाल ही में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की ओर से 7वीं इंटरनेशनल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इसके जो विनर हैं वो कौन है, सिद्धांत। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा किसके लिए दिया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के रोडवेज द्वारा शौर्य चक्र प्राप्त राजस्थान निवासियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रोडवेज बस की जब हम बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। किस एक्ट के अंतर्गत? रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट। किस एक्ट के अंतर्गत? रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के अंतर्गत, यानी पथ परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को। अब यहाँ शौर्य चक्र प्राप्त राजस्थान निवासी को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी राजस्थान रोडवेज के द्वारा। यहाँ पर शौर्य चक्र जो है वो किस पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वीरता पुरस्कार के अंतर्गत, जिसे हम गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर, कीर्ति वीर, शौर्य, सेना अवार्ड, नॉन सेना अवार्ड, वायुसेना, मेंशन इन डिस्पैच, कमेंडेशन कार्ड, ये सारे वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो हाल ही में ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा घोषणा की गई थी और हमने इसे मार्च में भी कवर किया था इस करंट विषय को। तो कितनी रुपए की राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 6,000 रुपये की राशि। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के अनुसार नोट में देखिए, राज्य के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन जिलों के अंतर्गत ये शुरुआत की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जिसमें 75,000 लाभार्थियों को शामिल कर लगभग 45 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें 100% अंशदान जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इस योजना को किस योजना के पूरक माना जा रहा है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पूरक इसे बताया जा रहा है। किस योजना को? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को। और ये दोनों योजनाएं किसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इनके द्वारा संचालित की जाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के 12 शहरों में 15 जगह शराब की दुकान किस सरकारी विभाग द्वारा खुद के होटल परिसरों में खोली जाएगी? किन होटल परिसरों में खोली जाएगी? किस विभाग के होटल परिसरों में खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी RTDC के होटल्स के अंदर। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो होटल्स हैं उनमें ये खोली जाएगी शराब की दुकानें। इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। साथ ही वर्तमान में जो टूरिज्म स्लोगन है वो क्या है? पधारो हमारे देश। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है, उन्होंने पधारो हमारे देश ये टूरिज्म स्लोगन को रखा है। और इससे पहले जिस स्लोगन को उन्होंने रिप्लेस किया है वो भी आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या था? जाने क्या दिख जाए। जाने क्या दिख जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड किस दिन से लागू हो चुका है? तो हाल ही में जन आधार कार्ड जो है वो कब से लागू हो चुका है? 1 अप्रैल से। परिवर्तित बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में विभिन्न योजनाओं को लाभ, सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड,
एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की गई थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जन आधार संख्या का लक्ष्य एक परिवार और एक व्यक्ति को एकल पहचान प्रदान करना है। ये एकमात्र साधन के रूप में सभी प्रकार के नकद के साथ साथ गैर नकद लाभ और सेवाओं की प्रदायगी ई मित्र कियोस्क के एक अंतर समाहित नेटवर्क के माध्यम से निवासियों के द्वार तक पहुंचाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसकी विशेषता रहेगी। तो सरकारी योजनाओं एवं जन कल्याण की योजनाओं के लाभ, सेवाएं, पहचान एवं पते के प्रमाण, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ, योजनाओं की पात्रता निर्धारण में सहायक उपयोगी, साथ ही मोबाइल ऐप से सरल संचालन एवं सभी लाभों का ब्यौरा उपलब्ध किस कार्ड के जरिए होगा? जन आधार कार्ड के जरिए। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये कब से लागू हो चुका है? 1 अप्रैल से। और ये रिप्लेस किसको करेगा? भामाशाह कार्ड को। किसे रिप्लेस करेगा? भामाशाह कार्ड को। हाल ही में किस राज्य में ई कोड का सफल प्रयोग किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के अंदर इसका सफल प्रयोग किया गया है? तो ये है कौन सा? राजस्थान। अभी कोविड महामारी के चलते जो भी हियरिंग्स हैं वो कोर्ट के अंदर नहीं हो पा रही है, तो इसे वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचालित किया गया था। हालांकि हाई कोर्ट को ई कोर्ट में कन्वर्ट करने का पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जो कि नवंबर तक कंप्लीट किया जाना था। बट कोविड-19 के चलते अभी ऑटोमेटिकली रनिंग प्रोसेस में आ गया है। इसके साथ आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत चीफ जस्टिस का अगर पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? जिसमें कि कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है अगर चीफ जस्टिस का पद रिक्त है। वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती, राजस्थान की। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और किस आर्टिकल के अंतर्गत राजस्थान हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का वहाँ पे उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है? तो वो आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा आर्टिकल है? 214 कि हाँ देयर विल बी एन हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 214। आपको ये बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत राजस्थान में अगर चीफ जस्टिस का पद रिक्त है तो वहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये किस राज्य में की गई है? राजस्थान राज्य के अंदर। नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के इसमें किट सौंपे जाएंगे। पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए राज्य बजट में इसकी घोषणा की गई थी। साथ ही ये तो बालिकाओं के लिए था जिसमें कि पिंक किट सौंपे जा रहे हैं, और इसके अलावा जो नीले रंग के किट हैं वो जुलाई 2020 से बांटे जाएंगे नवजात बालकों के लिए। तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण जो है वो इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राजस्थान के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समान ही प्रदेश में होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उच्च अध्ययन के लिए कितने माह का अवकाश मिल सकेगा? तो हाल ही में ये कितने माह का अवकाश की मंजूरी मिल गई है? तो ये है 36 माह की। पहले ये आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए ही था, पर अभी वर्तमान में होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी अगर वो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें 36 माह यानी 3 साल का जो अवकाश है वो मिल सकेगा। और ये किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये राजस्थान सेवा नियम 1951 के 112 के अंतर्गत आता है, जिसमें कि संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में X-37B नाम के अंतरिक्ष यान को एक गोपनीय मिशन पर अंतरिक्ष में किसके द्वारा भेजा गया है? तो ऑप्शन है इसरो, नासा, अमेरिका वायुसेना और भारतीय वायुसेना। तो ये किसके द्वारा भेजा गया है? अमेरिका वायुसेना के द्वारा। ये गोपनीय मिशन है। इसे जो है वो ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। इस अंतरिक्ष यान को ऑर्बिटल
व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्बिटल व्हीकल। यहाँ थोड़ा ठीक से लिखने में नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। इसे छोटे रिसर्च सैटेलाइट फॉल्कन सेट 8 को ये तैनात करेगा। किसे? रिसर्च सैटेलाइट फॉल्कन सेट 8 को ये जो है तैनात करेगा। साथ ही इसके द्वारा पावर बीम तकनीक का भी परीक्षण किया जाएगा। पावर बीम टेक्निक को यूज़ किया जाएगा और एक छोटे रिसर्च सैटेलाइट फॉल्कन सेट 8 को तैनात किया जाएगा और इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, एक गोपनीय मिशन पर गया था और इसको किसके द्वारा भेजा गया? अमेरिका वायुसेना के द्वारा। हाल ही में कोरोना वॉरियर ओपन नॉन प्लेइंग बैडमिंटन चैंपियन का फाइनल संपन्न हुआ। किसके द्वारा, कैसे हुआ ये संपन्न? तो ये बैडमिंटन का गेम है और ऑनलाइन तो प्ले किया नहीं जा सकता, वीडियो गेम में तब भी खेला जा सकता है, लेकिन ये किसके द्वारा संपन्न हुआ? ऑनलाइन क्विज के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर हाल ही में देश भर के 211 गायकों ने आत्मनिर्भर थीम पर गाना बनाया। इस गाने का पूरा नाम क्या है? तो हाल ही में ये 211 गायकों के द्वारा एक गाना गाया गया था और इसका नाम क्या है? वन नेशन वन वॉइस जयतु भारतम। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसे लिखा किसके द्वारा गया था? प्रसून जोशी के द्वारा इसे लिखा गया था और शंकर महादेवन जी ने इसे कंपोज किया था। तो आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर थीम है और इसका नाम क्या है? वन नेशन वन वॉइस जयतु भारतम। हाल ही में राजस्थान की किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में एपीएन कॉर्पोरेशन के वार्षिक सम्मेलन में एपीएन वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है एप्सिनो टेक्नोलॉजी को। स्मार्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए इनोवेटिव यूज श्रेणी में विजेता घोषित किया गया इनको। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन 2020 में एप्सिनो की डिसीजन एप्लीकेशन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जैसे आपको नाम ध्यान रखना है इसका। महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन के 9वें स्थापना दिवस पर किस सम्मेलन का आयोजन 18 मई को किया गया? तो हाल ही में ई कवि सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। जयशंकर प्रसाद जो है वो हिंदी के कवि थे, हिंदी भाषा के कवि। इनका जो एक महाकाव्य है उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है? काम्यानी इनका महाकाव्य है। और अभी कौन सा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया ऑनलाइन? वह है ई कवि सम्मेलन। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अपनी सशस्त्र बल की 6ठी विंग स्पेस फोर्स का झंडा पेश किया गया? तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने 2019 में इसका गठन किया था स्पेस फोर्स का, यानी थल सेना, वायुसेना और आपकी जल सेना तो है, इसके अलावा एक स्पेस फोर्स का भी उन्होंने गठन किया। इसमें वर्तमान में इनके पास 16,000 जो है कर्मचारी हैं और इसके लिए इन्होंने अभी एक झंडा पेश किया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी और ये किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है भारत से। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में केंद्र सरकार द्वारा कोणार्क को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संपन्न करने का जिम्मा उठाया गया? तो हाल ही में किस जिले के कोणार्क को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संपन्न करने का जिम्मा उठाया है? तो ये है पुरी। तो ये ध्यान रखना है आपको। उड़ीसा के अंदर जो पुरी ज़िला है उसमें कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसे जो फेमस है, उसे सौर ऊर्जा से संपन्न करने का जिम्मा उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कोणार्क की जब हम बात करते हैं तो इसका जो क्रिएटर है उसे हम किसे मानते हैं? नरसिंहदेव वन को। नरसिंहदेव वन को हम इसका क्रिएटर मानते हैं, जो कि किस डायनेस्टी से, यानी किस वंश से संबंधित है? गंग वंश से। किस वंश से? गंग वंश से संबंधित है। इसके अलावा जो कोणार्क है उसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में सम्मिलित है। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किसे नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है? तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कॉर्मेन ग्रीनहर्ट को। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
कि वर्ल्ड बैंक में अभी वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया है? कॉर्मन हर्ट को। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डेविड मालपास, जो कि नाम दिया गया है। ये कौन है? प्रेसिडेंट है। 1 ग्राम 4 गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। वर्ष 2019 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में चारागाह मॉडल, तालाब, शमशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान आदि के विकास कार्य के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। और वर्तमान में राजस्व के आधार पर जो भी ग्राम पंचायत है उसके राजस्व के आधार पर 1 ग्राम 4 काम अभियान को शुरू किया जा रहा है। और इसमें किसको सम्मिलित किया जा रहा है? जो भी श्रमिक अभी दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये किस राज्य से संबंधित है? ये है राजस्थान राज्य से। हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद्र मीणा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयन से वंचित लोगों को प्रति व्यक्ति कितना गेहूँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, इसकी घोषणा की है। तो ये कराया जाएगा 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ये किन्हें किया जाएगा? जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि जिनका नाम इस लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि 5 किलोग्राम जो गेहूँ है वो दिया जाएगा प्रति व्यक्ति। और कब, कितने महीनों के लिए? 2 महीनों के लिए, मई और जून माह के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जो विभाग है वो किसके पास में है? श्री रमेश चंद्र मीणा जी के पास में है, जिनका नाम आपको यहाँ दिया गया है। हाल ही में UNFPA, यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन द्वारा हेल्थ केयर एवं काउंसलर के लिए उनके इस महामारी के दौरान मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है। और उस हेल्पलाइन नंबर जो है वो उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है स्वास्थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उसका क्या नाम रखा गया है? स्वास्थी। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने रेड डॉट चैलेंज स्टार्ट किया है। कौन सा चैलेंज स्टार्ट किया गया है? रेड डॉट चैलेंज। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ऊपर वाला जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो किया गया था UNFPA के द्वारा। और ये किसके द्वारा किया गया है? रेड डॉट चैलेंज यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ ही कीप इट अप चैलेंज संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसे भारत में सतत विकास की एडवोकेट दिया मिर्जा द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसकी की जो एडवोकेट जो दिया मिर्जा हैं उनके थ्रू इसको स्टार्ट करवाया गया है। उस चैलेंज का नाम क्या है? कीप इट अप चैलेंज। और यहाँ पे जो यूनिसेफ है उनके द्वारा कौन सा चैलेंज स्टार्ट किया गया? रेड डॉट चैलेंज। अब यहाँ पर स्वास्थ्य तो UNFPA से रिलेटेड हो गया, जहाँ पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए जो हमारे हेल्थ केयर एंड काउंसलर हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है। और उसका नाम, उस पोर्टल का जो नाम रखा गया है वो क्या है? स्वास्थी। साथ ही रेड डॉट चैलेंज और कीप इट अप चैलेंज। रेड डॉट चैलेंज के अंदर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इससे ऊपर उठने और आवाज़ उठाने के प्रयासों को सम्मिलित कर इस चैलेंज को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ आप हाथ में देख सकते हैं, इन्होंने लाल कलर का एक स्पॉट इन्होंने बना रखा है। तो ये तो हो गया हमारा किसके द्वारा? यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। साथ ही जो कीप इट अप चैलेंज है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया है। आपने देखा होगा जो प्लेयर्स हैं वो इस चैलेंज को स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि युवराज सिंह ने इसे स्टार्ट किया था, उन्होंने फिर नॉमिनेट किया 3 लोगों को, सचिन एंड एट्सेट्रा, हरभजन, इन लोगों को। फिर रोहित शर्मा, आपने देखा ही होगा वो बॉल से डिफरेंट वे के अंदर बॉल को उछाल रहे थे। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? कीप इट अप चैलेंज यूनाइटेड नेशन के द्वारा। बस इसको ध्यान रखिएगा, इनके नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने के लिए NTPC ने किसके साथ MOU किया है? तो हाल ही में किसके साथ MOU किया है NTPC ने? ONGC के साथ में। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। NTPC के जो वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। किसके? NTPC के, इनका नाम ध्यान रखना है। और ONGC के ये कौन है? शशि शंकर जी। शशि शंकर जी।
ये दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, यानी गवर्नमेंट के अंदर इनका जो स्टैक है वो ज़्यादा है, और साथ ही ये महारत्न कंपनियों के अंदर भी शामिल है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने के लिए इन्होंने अभी MOU किया है। हाल ही में किस योजना को यूनियन कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की गई है? तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा किस योजना को सहमति प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, और इसे 5 साल के लिए लागू किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को यूनियन कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की गई है 5 साल के लिए। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है, उनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह। और राजस्थान के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री का जो विभाग है वो कौन संभाल रहा है? लालचंद कटारिया जी। तो ये नाम ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि 10,000 रुपये राज्य के नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं इसके तहत? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? नागालैंड के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, नागालैंड जो है वो राज्य जो है वो सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंतर्गत आता है। इसके जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? CM नेफियू रियो। जो इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? नेफी रियो। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? RN रवि। RN रवि जो है गवर्नर है, और नेफी रियो जो है वो चीफ मिनिस्टर है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? कोहिमा। और यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो कि बहुत मशहूर है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है जिसे, और वो कौन सा फेस्टिवल है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल। हाल ही में किस विभाग द्वारा उमंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है भारतीय मौसम विभाग द्वारा। इसके अंतर्गत 7 सेवाओं को होस्ट किया जाएगा, जैसे करंट वेदर के बारे में बताया जाएगा, नाउकास्ट, फोरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग्स ऑफ साइक्लोन। तो ये सुविधाएं इस एप्लीकेशन के द्वारा दी जाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय मौसम विभाग द्वारा। सत्य कथन पहचानिए। वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट हर साल 21 मई को यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। 18 मई 1974 को भारत ने पहला नाभिकीय परीक्षण पोखरण में किया। इस परीक्षण के ऑपरेशन को नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंटी टेररिज्म डे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये कब मनाया जाता है? 21 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पुनर्जागरण काल का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां का जो जनक है वो कौन है? राजा राम मोहन राय। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 18 मई ऑन थीम म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। इसमें विभाग के अधीनस्थ स्मारकों एवं संग्रहालय पर रोशनी की गई। एक्चुअली ये स्टेटमेंट यहाँ पे की गई है, ये एक्चुअली हो चुका है। तो हाल ही में राजस्थान के जितने भी संग्रहालय हैं और जो भी स्मारक है वहाँ पर लाइटनिंग की गई थी सरकार के आदेश के बाद में। और ये कब की गई थी? 18 मई को। और बाद में इसे सोशल साइट्स पर शेयर भी किया गया था, इससे रिलेटेड पिक्चर्स को। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट सारे सही हैं। हाल ही में चिकित्सा मंत्री ने किसके द्वारा बनाया गया आयुष का इम्यूनिटी बूस्टर वितरण हेतु जारी किया है? इम्यूनिटी बूस्टर किट जो है वो वितरण हेतु जारी किया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा। आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा बनाया गया है। इसके अंतर्गत 35,000 बोतल वितरण हेतु जारी की गई है। और इस इम्यूनिटी बूस्टर में सेकंड पॉइंट गिलोय, हल्दी, अश्वगंधा, पीपल, दालचीनी, नीम, सौंठ, काली मिर्च एंड तुलसी जैसी औषधियाँ जो है वो शामिल है। और इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको विकसित करने की इसमें अपार क्षमताएँ होती है, इस वजह से। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं
कि ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर महाविद्यालयों में ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो अपने स्तर पर ये किस राज्य में किया गया? राजस्थान राज्य के द्वारा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अंतर्गत भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि 27 मई 2020 एवं राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 के अवसर पर राज्य के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 21 मई को बाबू के सपनों का भारत विषय पर, जो कि क्या कहलाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और 27 मई को यानी जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर अहिंसा एवं युवा विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा स्थापना दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर ऑनलाइन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित किया गया? तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा ये ऑनलाइन जो समारोह है वो आयोजित किया गया? ये किया गया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा। वर्तमान में जो इस विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, वो कौन है? प्रोफेसर विष्णु शर्मा। प्रोफेसर विष्णु शर्मा के साथ ही ये आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि स्थापना से 10 वर्ष पूर्ण हो गए। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पशुपालकों को नवीन तकनीकी की जानकारी देने के लिए रेडियो कार्यक्रम एक चलाया जाता है जिसका नाम क्या है? ढींढेरी बात्या, जो कि सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जाता है, जो कि पशुपालकों के लिए लाभदायक है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा इसका कि कौन सी ढींढेरी बात्या, ये किसके लिए रेडियो कार्यक्रम चालू किया गया था? पशुपालकों को नवीन तकनीक से रूबरू करवाने के लिए। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों के गठन से संबंधित कथन सत्य है? तो ये हाल ही में समितियों का गठन किया गया है और इसमें हम देख लेते हैं। प्रदेश में जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों के गठन को मंजूरी दी है। श्री अशोक गहलोत ने इस समितियों में गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली बार गैर सरकारी सदस्य शामिल का जो प्रस्ताव है उसे अनुमोदित किया गया। प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति गठित की गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ दे रखिए। तो ये कथन भी सत्य है। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील नगर जनगणना समन्वय समिति गठित की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही सरपंच की अध्यक्षता में गठित ग्राम पंचायत स्तरीय जनगणना समिति, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यह सभी अस्थायी समितियाँ जनगणना 2021 की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। जस्ट फॉर सैक ऑफ नॉलेज ये हमने ध्यान रखना है कि यहाँ जो जिला कलेक्टर है उनकी अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति है। जो उपखंड अधिकारी है उनकी अध्यक्षता में नगर जनगणना समन्वय समिति है। सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय जनगणना समिति है। और गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाने का जो प्रस्ताव है उसे अनुमोदित किया गया है, इसको अप्रूव किया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क आदि बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल करने के लिए किस केंद्र को प्रारंभ किया गया है? तो ये किस केंद्र को प्रारंभ किया गया है हाल ही में? तो ये है आपका बौद्धिक संपदा फैसिलिटेशन केंद्र। इसके द्वारा होगा क्या? केंद्र उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा ये केंद्र। साथ ही विश्वविद्यालय को बौद्धिक संपदा केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता इसके द्वारा दी जाएगी। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा। विभाग द्वारा केर, सांगरी, नागौरी मेथी, लहरिया एवं जैसलमेर सैंडस्टोन की पहचान संभावित जोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में कर ली गई है। तो जीआई टैग, भारत में कई जगह जीआई टैग दिए जा रहे हैं, तो उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए यहाँ पर बौद्धिक संपदा फैसिलिटेशन केंद्र को
शुरू किया गया है ताकि इजी वे के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया जा सके, किसी भी क्षेत्र की एक विशिष्ट चीज़ को, भले वो खाने से संबंधित हो, वो किसी आर्ट से संबंधित है या फिर किसी भूभाग से संबंधित है, तो उसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा और उसे जीआई टैग के लिए यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए आगे भारत सरकार को भेजा जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें केर, सांगरी, नागौरी मैती, लहरिया एवं जैसलमेर सैंडस्टोन को संभावित जोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में इंक्लूड किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राज्य में जोग्राफिकल इंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए पायलट स्टडी भी प्रारंभ की जाएगी। तो इस फैसिलिटेशन केंद्र के बाद में ये सारी सुविधाएं और प्रयोग ये सारे किए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज़ एक्ट 1951 के अंतर्गत किस जिले को टिड्डी आक्रमण के खतरे वाला जिला घोषित किया गया है? तो हाल ही में किस जिले के अंतर्गत इसको घोषित किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? बूंदी। इस एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान किए जा सकते हैं इस टिड्डी दल के प्रकोप से बचने के लिए, वो भी सुझाए गए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर जो भी उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। यह एक्ट के जो दायरा है इसमें नियंत्रण के लिए यथोचित उपाय किए जाएंगे और ये अधिसूचना जो है वो 31 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी। साथ ही किसान को अपने खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे कचरे की ढेरियाँ बनाकर रखने के लिए कहा गया है ताकि उनके आने पर इसे जलाकर धुआं किया जा सके। किसान अपने पास कुछ मात्रा में कीटनाशक जैसे फेनवालारेट 0.4% DP और क्विनोलफॉक्स 1.5% DP आदि रखे, जिसका टिड्डी आने पर खेत को फसल पर बुरकाव किया जा सके। गांव में उपलब्ध सभी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और पानी की टैंकर इस प्रकार से तैयार रखिए कि टिड्डी दल आने पर तत्काल प्रभाव से काम लिया जा सके। तो ये सारे उपाय करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही LWO, जिसका हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लूकोस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है ये कहाँ पर है? सॉरी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लूकोस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा $500 बिलियन का जो प्रोग्राम बनाया गया है ताकि टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए जहाँ पे भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनको सेफ्टी नेट, क्रैश ट्रांसफ़र इत्यादि सहयोग किया जा सके और खाद्य सुरक्षा और जीवन यापन को संरक्षित किया जा सके। तो कितना $1 मिलियन का प्रोग्राम बनाया गया है? $500 मिलियन का प्रोग्राम बनाया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसे देखते हुए, किसे? लूकोस्ट यानी टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए। तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान राज्य में कितने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर स्टाफ के चयन तक के विभिन्न कार्य ऑनलाइन होंगे? तो ये न्यूज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी और इसका आंसर क्या था? 167। बट हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा प्रदेश के क्षेत्र ब्लॉक में महात्मा गांधी विद्यालय को खोलने की अनुमति दी है। ये अनुमति वहाँ के लिए दी गई है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है। उनमें से क्षेत्र ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। जो ब्लॉक हैं, शेष ब्लॉक जो हैं, उनमें भी महात्मा गांधी विद्यालय शीघ्र खोले जाने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने राज्य सरकार ने सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ करने की पहल की थी। सर्वप्रथम 33 जिलों के अंतर्गत ये शुरू किया गया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया। जिला मुख्यालय पर ये शुरू किया गया था। इसके अलावा हाल ही में RT एक्ट के तहत निजी स्कूलों को 212 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इसमें जो आय का दायरा है प्रवेश के लिए उसको बढ़ाकर 1 लाख से कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। RTE के तहत 25% सीट जो होती है वो क्या होती है? आरक्षित होती है। तो आपको ध्यान रखना है। और 126 करोड़ सेकेंडरी तथा 87 करोड़ प्रारंभिक सेटअप के लिए यहाँ पर आवंटित किए गए। साथ ही आपको ये बताना है कि RT एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि RTE एक्ट कब लागू किया गया था। इसके अलावा इस एक्ट
में कितने वर्ष तक की आयु को रखा गया है। आरटी एक्ट कब लागू किया गया था, साथ ही इस एक्ट में कितने वर्ष के आयु के बालक बालिकाओं को रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है और बताना है। हाल ही में किस राज्य ने ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, इसबगोल सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क 50 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा प्रभावित की जाएगी। तो ये पहले कितना था, मंडी शुल्क जिन्सों पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा, उन पर अब कितना, 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा प्रभावित की जाएगी, यानी चार्ज की जाएगी। तो ये किस राज्य के अंदर की जाएगी, राजस्थान राज्य के अंदर। इसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क की दर 1 रुपये तथा 1 रुपये 60 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर भी वर्तमान में प्रभावित, यानी जो चार्ज किया जा रहा है उन पर 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर उन्हें अब 1 रुपया प्रति सैकड़ा प्रभावित किया जाएगा। इसके अलावा ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है। तो ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लाई गई है। कृषि जिन्सों पर प्रभावित होने वाली दरों को औचित्यपूर्ण किए जाने से कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक हो सकेंगे। इन उद्योगों को बढ़ावा मिलने से किसानों को अपनी उपज उचित दरों पर बेचने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है, राजस्थान राज्य के द्वारा। जो भी चार्ज शुल्क थे उनको कम कर दिया गया है और यहाँ पे इनकी डिटेल दे रखी है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस के जवाब आपको नोट करने हैं और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही इसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मी अन्नपूर्णा एवं तत्पर योजना किन राज्यों में शुरू की गई है, ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट प्राण किस संस्था से संबंधित है। नेशनल मेडिसिन कमीशन के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नेशनल मेडिसिन कमीशन के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ हम हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।